हेलो स्टूडेंट्स, आज वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स भी सीखेंगे कि कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ मेथड्स भी सीखेंगे कि क्या मेथड्स हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों हेडिंग लगा लीजिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सुनो, मान लो अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की हमको पोजीशन बतानी है। मान लो ये बॉडी ए है और इस बॉडी की हमें पोजीशन बतानी है और मैंने आपसे बोल दिया कि ये 5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये 5 मीटर डिस्टेंस आपसे है या हमसे है। तो अब ये जो प्रॉब्लम आई ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये माना कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन बताएंगे तो हम सबसे पहले उसका ओरिजिन देखेंगे कि वो इनिशियली कहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए बच्चों हमने एक ओरिजिन बना लिया। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये हमने ओरिजिन ले लिया। हमने बोला इस ओरिजिन से, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ओरिजिन से ये ए बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस पे है, पर्टिकुलर यूनिट पे है। तो हमने इस तरीके के ये जो वेक्टर बनाया ना बेटा, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? इसी तरह मान लो कि अगर ये कुछ टाइम के बाद, ये बॉडी ए कुछ टाइम के बाद बी पॉइंट पे आ गई, तो अब आप इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? फिर से आप क्या करोगे, ओरिजिन से इसको ऑब्जर्व करोगे और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दोगे। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड है या जो वेक्टर है, इसको हम मान लो बोल देते हैं आर ए और इसको हम बोल देते हैं आर बी वेक्टर। अब मैं आपसे बोलूं कि ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो बच्चों ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों होता क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अब कहोगे ये क्या है सर? ये पोजीशन वेक्टर था फाइनल, ये फाइनल पॉइंट था और ये इनिशियल। तो किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल पोजीशन हमारी आर बी वेक्टर से मिल रही है, इनिशियल पोजीशन हमारी आर ए वेक्टर से मिल रही है। अब अगर हमने आपसे बोला कि इस पर्टिकुलर केस में हम डिफरेंस इसकी पोजीशन का कैसे कर सकते हैं, भाई यहाँ पे अगर वो उसकी कोई डिस्टेंस है तो क्या हम इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं? यहाँ पे हमें हेल्प करेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे हेल्प करेगा बच्चों? यूनिट वेक्टर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो आई कैप लेते हैं। वाई एक्सिस पर जो डायरेक्शन हम लेंगे वो होगी बेटा हमारी जे कैप, वो हमारी होगी जे कैप। और जेड एक्सिस पे जो हमारी कंडीशन है वो है बेटा के कैप। क्लियर है? तो अगर हम आपसे बोलें कि ये एक्स डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे, इट इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां तक x1 है। तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो बेटा? x1 आई कैप। ये मिल गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और फिर हम आपसे बोलें कि ये y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे ये y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप इसको बोल सकते हो y1 जे कैप, y1 जे कैप।
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हुआ हमारा x, y, क्योंकि ये x1 i कैप डिस्टेंस इधर गया, फिर y1 j कैप डिस्टेंस यहां पे आप लिख सकते हो y1 j कैप डिस्टेंस ऐसे गया, तो ये कहां पे पहुंचा, b पोजीशन पे पहुंचा। इसी तरह अगर हम बोले कि हम डायरेक्ट पहुंच जाए इस पर्टिकुलर वेक्टर से, तो कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम आया। भाई दोनों तरीके से हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप जब हमने ट्रेवल किया तो हम b पॉइंट पे पहुंचे, और अगर हम आपसे बोलें कि हम rb वेक्टर से गए तो भी हम कहां पहुंचे बेटा, b पॉइंट पे पहुंचे। इट मीन्स कि rb वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब इसी तरह अगर हम a पॉइंट की बात करें तो a पोजीशन पे आप मान लो ये x2 डिस्टेंस पे गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x2 i कैप, ये यहां से y1 y2 डिस्टेंस पे गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पे लिख लें y2 j कैप। तो कहीं ना कहीं आप यहां पे ये लिखोगे कि RA वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब बच्चों यहां पे आप ये देखो कि जब आपने i कैप और j कैप दो अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के हेल्प से बताया, तो यहां पर हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम x वाले को x वाले से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और y एक्सिस पे जो j कैप में ट्रेवल किया वेक्टर उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में i कैप अगर आप कॉमन ले लो तो बेटा आएगा x1 माइनस x2 प्लस यहां पे आप j कैप कॉमन ले लो तो क्या आएगा बेटा y1 माइनस y2। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से पास हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ओरिजिन से पास हो, ये कंपलसरी नहीं है। बट जो हमारे पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर आर ए और आर बी ये हमेशा कहां से पास होंगे, ओरिजिन से। इट मींस कि यहां पे आप लिख लो इसको कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, मतलब इसको ओरिजिन से पास होना जरूरी है। आप ऑब्जर्व करोगे किसी पॉइंट से, क्लियर है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों इसी पर हम आगे पॉइंट चेक करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, और रिजल्टेंट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे वेक्टर में आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए और उसको निकालने के लिए डिफरेंट मैथड्स भी बने हैं। क्लियर। पहले यहाँ पे एक दो बात कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर से पहले कि बेटा अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इस मान लो कोई ए कैप है, और अगर इस ए कैप को हमें रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो हमने बोला कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a कैप। हम आपसे बोले ग्राफिकली इसको समझाइए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, मान लो ये एक ए कैप है, अब आपसे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 था, तो ये 1 यूनिट का है। अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं 3 टाइम्स, दिख रहा है, ये इस पर्टिकुलर ए वेक्टर से 3 टाइम्स है, इट मीन्स इसको 3a कैप बोल सकते, 3a वेक्टर बोल सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम किसी रियल नंबर से किसी वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से ऐड करें तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोले कि 5 kg राइस है और इसको आपको ऐड करना है 3 किलोमीटर डिस्टेंस से,
डिस्प्लेसमेंट से। क्या बच्चों ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से ऐड नहीं कर सकते। हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड करेंगे जिनका नेचर सेम हो। इसमें एक और रूल समझ, क्या हम हर वेक्टर क्वांटिटी को आपस में ऐड कर सकते हैं? मान लो, क्या वेक्टर प्लस वेक्टर ऑलवेज पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन फोर्स लगी और हमें ऐड करना है 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका नेचर अलग है और इस क्वांटिटी का नेचर अलग है। इट मींस यहां से हम क्या सीखे कि सेम नेचर की जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं का क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? बट क्या डिफरेंट नेचर वाली क्वांटिटीज का एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकता है? सो ऑफ कोर्स हो सकता है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आप चेक करो तो जैसे फोर्स निकालते हैं तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे डिफरेंट नेचर, यहाँ स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी हो रहा है। क्लियर है? तो ये याद रखिए कि कभी भी अगर एडिशन करना है तो सेम नेचर के वेक्टर को ही आप लेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो भी सेम नेचर के वेक्टर को ही आप लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर इंपॉर्टेंट है और रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे हम सीखेंगे उसके लिए हम हेडिंग लगा लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो अगर हम आपसे बोलें कि ये कोई वेक्टर ए है और हमको ये वेक्टर बी ऐड करना है और हमें चाहिए क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमें कैसे मिलेगा? तो बच्चों जब भी याद रखना कि कभी भी एडिशन करना है तो हमारा रिजल्टेंट क्या है? ए प्लस बी। तो पहले हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो अगर मान लो ये ऐसे दिया हुआ है तो पैरेलल शिफ्ट से हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अब इसके बाद बी वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है। अब यहां से आप इसका बी वेक्टर बनाओ और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये जो वेक्टर होगा ऑपोजिट, इसको हम लोग बेटा रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे या फिर ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब इनिशियल मान लो कोई बॉडी ए वेक्टर यहाँ पे इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे गई, फिर वहां से वो बी पॉइंट पे आई, तो सी पॉइंट से ए पे पहले गई, फिर ए से बी पर गई, तो ये सी से बी डायरेक्ट जो ये इनिशियल था, इनिशियल के बाद यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से ये फाइनल पहुंचा। तो इनिशियल से फाइनल तक जो पॉइंट पहुंचा है वो आपका क्या है? सम है ना उस वेक्टर का। यहाँ पे इस वेक्टर का सम, अभी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर की कंडीशन कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको और अच्छे से क्लियर करना है। चलो मान लो अगर हमने आपसे बोला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो बच्चों एक बात सुन लो, एडिशन तो हम सीखे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम एडिशन का ही यूज करते हैं। कैसे? अगर हमको a माइनस बी निकालना है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, a प्लस माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर मतलब कि नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, मतलब बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को जो शो करेगा वो नेगेटिव वेक्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। पहले हम ए वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ए वेक्टर हमारा ये हो गया बेटा। क्लियर? अब हमको क्या ड्रॉ करना है? माइनस बी। तो पहले हम बी देखते हैं, बी गिवन है, तो ये हमारा हो गया बी वेक्टर। अब बच्चों हमको माइनस बी चेक करना है, तो माइनस बी यहाँ पे लिख लेते हैं।
ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको ऊपर ड्रॉ कर लें। तो ये जो हमारा होगा ये माइनस बी वेक्टर, इसका ऑपोजिट, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हमारा क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको बेटा हम लोग हेड टेल मेथड भी बोल सकते हैं। अब हेड टेल मेथड क्या होता है, हेडिंग डाल के अच्छे से समझता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड लिख लो, हेड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड। बच्चों हेड एंड टेल मेथड के लिए आप एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि ज्वाइन एवरी नेक्स्ट वेक्टर टेल with previous vector head। इट मीन्स कि जो भी हमारा नेक्स्ट वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी उसको प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे बोला कि 3 मीटर ईस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, बॉडी गई, और उसके बाद वहां से वो 4 मीटर नॉर्थ पे गया, ये दे दिया 4 मीटर नॉर्थ। तो इस वेक्टर की टेल को, ये है इसकी टेल, इस टेल को ज्वाइन करिए आप इसके हेड से। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे 4 मीटर नॉर्थ लिख लिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इनिशियल से फाइनल तक जो आपको वेक्टर पहुंचाएगा ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर नॉर्थ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन 3 मीटर गया ईस्ट, फिर 4 मीटर गया साउथ, फिर 3 मीटर गया ईस्ट, और फिर 4 मीटर गया साउथ। अब बच्चों ये बताओ कि ईस्ट, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। अब ये बताओ आप कि मैं आपसे बोलूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट तो क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। इट मीन्स आप यहां से इसको ज्वाइन करोगे। इसको करने के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर पैरेलल शिफ्ट मेथड का यूज करें, हम इस पर्टिकुलर ईस्ट वाले वेक्टर को शिफ्ट करें और इसको ऐसे बनाएं, और हम बता दें कि ये 6 मीटर ईस्ट गया, और यहां से ये साउथ वाले को आपस में पैरेलल कर लें और बोल दें ये 8 मीटर साउथ गया, तो क्या ये करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स करेक्ट होगा। दो वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को, तो उनको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अगर हम पैरेलल शिफ्ट किए तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर तो ये होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, इसको कैसे निकालोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। क्लियर है? तो ये जो मेथड था ये हमारा हेड टेल मेथड था, बट ये हेड एंड टेल मेथड फेल हो गया। कैसे फेल हुआ या कहां पे फेल हुआ? फेल नहीं हो गया, कहां पे फेल हुआ ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि एक पर्सन 4 मीटर ईस्ट में ट्रेवल किया और वहां से वो पर्सन 3 मीटर, आपने बनाया तो उसी के अकॉर्डिंग, 3 मीटर नॉर्थ में गया 60 डिग्री एंगल पर। अब जहां पे बच्चों एंगल आ गया वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हम अभी तक पाइथागोरस का डायरेक्ट यूज कर रहे थे और उससे सॉल्व कर ले रहे थे। जहां पर एंगल की बात हो गई, किसकी, थीटा की, थीटा के आने से ये हेड एंड टेल मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस तरीके के मेथड को, जब एंगल की भी बात हो जाए, तो इस तरह के मेथड को सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ आया या पैरेललोग्राम मेथड आया।
बच्चों पैरेललोग्राम मेथड में हम ये कह सकते हैं कि हम दो वेक्टर को ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल, हम दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक वेक्टर ले लिए और इसकी टेल से हम दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों को हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। और हम ये कहते हैं, चलो कुछ एंगल पे मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। मान लो ये ए वेक्टर है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये बी वेक्टर, ए वेक्टर का ये चला गया, इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करोगे या इमेजिनरी ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। अब बच्चों इसका जो डायगोनल होगा, जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाए इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या लिख सकते हो, ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल एंड कंप्लीट imaginary parallelogram, then diagonal of parallelogram is resultant वेक्टर, ये भी कह सकते हो। क्लियर है। अब बच्चों यहां पे बात समझो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा कैसे। मान लो ये थीटा डिग्री पे है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने की जो डेरिवेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको रफ कर देते हैं पहले और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये मान लो हमारा है ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, इसके हेड को यहां बनाया, ये ज्वाइन किया और ये हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ए और बी वेक्टर है ये थीटा एंगल पे है। भाई एंगल के आने की वजह से ही तो प्रॉब्लम आई थी। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, आप एक काम करो, हमें ये पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अगर ये बी है तो क्या ये भी बी हो सकता है, बी वेक्टर ऑफ कोर्स हो सकता है। और हमने बोला ये थीटा एंगल है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें आगे तो ये एंगल बेटा कितना होगा, थीटा ही होगा। और हम यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराए ये, तो ये जो बेटा परपेंडिकुलर होगा इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज नोटिस करते हैं कि बी वेक्टर का जो थीटा की साइड कंपोनेंट होगा वो उसका कॉस थीटा होगा। मतलब ये बी है तो ये बेटा क्या होगा, बी कॉस थीटा। क्या होगा, बी कॉस थीटा। और इसका जो कंपोनेंट ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये होगा हमारा बी साइन थीटा। तो इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं बी साइन थीटा। इट मीन्स कि जो कंपोनेंट थीटा की तरफ गया वो बी कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट इसके थीटा से दूर गया इधर आया उसको बी साइन थीटा। इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं। अब यहां से आप देखो कि अगर हम ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, यहां पे टी कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से 90 डिग्री है। तो ये जो आर वेक्टर है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर सकते हो आप, पीटी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप सोचो ये आर का स्क्वायर आपको निकालना है, पीटी क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बेटा ये क्या है, इसको आप ए बी कर लो, ये जाने दो। ये क्या है आपका आर टी, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। सो यहां पे आप क्या लिखोगे, बी साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से अगर आर की वैल्यू आप स्क्वायर ही जाने दो, यहां से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप चेक करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। अब यहां से आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो आप यहाँ पे 1 लिखिए प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर हमको यहां से रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आया? अब एक बात सुनो, यहां से दो कंडीशन आएगी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो बेटा मैक्सिमम आर कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। और मिनिमम आर कब होगा? मिनिमम आर कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। इट मीन्स कि अगर ये नेगेटिव आया -1 पर क्या होगा? -1 होगा। तो उस समय आर की वैल्यू हमारी कैसी होगी? मिनिमम होगी। क्लियर हो गया? अब बेटा अगर हम आपसे बोलें कि इसकी डायरेक्शन बताइए, तो यहां पे हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। देखो मान लो अगर हम ये कहें कि ये इस वेक्टर से इसका रिजल्टेंट अल्फा एंगल ऊपर है, तो अल्फा के लिए हम P अपॉन क्यू tan अल्फा अगर निकालें, हम यहां पे निकालें कि इसका डायरेक्शन क्या है? tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बेटा? b साइन थीटा अपॉन बेस क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो जो इंक्लाइनेशन थीटा आपको गिवन होगा उस थीटा की वैल्यू आप रख देना। याद रखना थीटा क्या होगा? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि टेल टू टेल ज्वाइन होगा या हेड टू हेड ज्वाइन होगा तो वो होगा उस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए टेल टू टेल ज्वाइन है, तो एंगल क्या है दो वेक्टर के बीच का? थीटा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ये मैग्नीट्यूड गिवन होगा, वैल्यू पुट कर लोगे, आपको इंक्लाइनेशन पता चल जाएगा। तो ये था बेटा पैरेललोग्राम मेथड। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए मान लो बच्चों आपको दो वेक्टर गिवन है, दो फोर्स गिवन है। एक फोर्स 12 न्यूटन ईस्ट में लग रही है और एक 12 न्यूटन फोर्स आपकी 30 डिग्री पर है। क्लियर? अब आपसे पूछा है, ये भी फोर्स है और ये भी क्या है? फोर्स है। आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए इसका, उसका मैग्नीट्यूड बताइए प्लस उसका इंक्लाइनेशन बताइए। अब आप क्या करोगे बच्चों? सेम चाहो तो ड्रॉ कर लो, ये और ये इसका क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा। अब आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 140, अब 12 इंटू 12 144। अब कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इट मीन्स कॉस 30, थीटा क्या रखना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा? अंडर रूट 3/2। क्लियर है? अब यहां से आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, सॉल्व कर लो, जो आपका पर्टिकुलर आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसी तरह आप और भी कर सकते हो। इसका एंगल कैसे निकालोगे? एंगल भी निकाल सकते हो। आप ये मान लो ये अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? b साइन थीटा ना, तो b की वैल्यू क्या है? 12 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? थीटा क्या रखोगे? 30 डिग्री ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/2 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा।
तो ए कितना है बेटा 12 प्लस 12 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी √3/2। बेटा एक बात याद रखना, जब भी इक्वल वेक्टर्स होंगे इसको आप सॉल्व कर लो। ये आ गया 6, ये आ गया आपका 6√3। इसको आप सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा बेटा अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री 15 डिग्री। कैसे? एक चीज याद रखो कि जब भी कभी इक्वल वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे और उनके बीच का जो एंगल होगा, अगर इक्वल वेक्टर है और एंगल है तो हमेशा रिजल्टेंट उसके हाफ एंगल पर ही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री। दो फोर्स है, एक फोर्स है 60 न्यूटन और एक फोर्स है 80 न्यूटन और 60 डिग्री एंगल पे वो एक्ट कर रहे हैं। ये एंगल है आपका 60 डिग्री। विद ईच अदर पुल एन ऑब्जेक्ट, व्हाट सिंगल पुल वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेस। एक सिंगल, भाई दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी जो पुल कर रही होगी, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको आप पैरेललोग्राम मेथड से कर सकते हो। ऐसे ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो अब यहां पे आप क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे? सेम मेथड लगा लो। ये आपका आर वेक्टर है, देखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 80 और कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी cos 60 क्लियर। आप 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400, 2 इंटू 60 इंटू 80 4800, cos 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ 9600 रहेगा। अब इससे आप इसको कट कर सकते हो, क्या जाएगा बेटा 3600 प्लस 6400 प्लस 4800, ये हो गया। सबको ऐड कर लो, यहां पे कर लेता है। सो आर स्क्वायर या आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे रूट, सबको ऐड करो बेटा 6400 10,000 4800 क्लियर। अब इसका रूट करो, आप रूट निकालोगे अप्रॉक्स 1 to 1.7 न्यूटन फोर्स आएगी। ये हो गया बेटा आपका रिजल्टेंट। अब आप क्या इसमें एंगल निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, ये एंगल आप अल्फा मान लो। अब आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप लिखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट b साइन थीटा। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो b साइन थीटा 80 इंटू अब थीटा साइन थीटा, थीटा वही एंगल है जो 60 डिग्री की वैल्यू है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो a क्या है हमारा 60 प्लस b क्या है बेटा 80, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 क्लियर है। यहां से आप इसको सॉल्व करो, ये 40 आ गया, ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा 40 √3 अपॉन 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल 2 5 2 √3 अपॉन 5। अब आप यहाँ से √3 की वैल्यू रख लो और ओवरऑल सॉल्व कर लो, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी वहां से आप अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स से चेक कर सकते हो और वहां पे वैल्यू पुट कर देना। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आएगा 34.7 आंसर गिवन है 34.7 डिग्री आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि F1 एक्ट ड्यू टू ईस्ट एंड F2 एक्ट 60 डिग्री नॉट टू ईस्ट। इट मीन्स कि अगर मान लें कि ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है, तो जो F1 फोर्स है वो ईस्ट में लग रही है और जो F2 फोर्स है वो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की साइड है। इट मीन्स ये, तो ये एंगल हम बोल सकते हैं 60 डिग्री है और ये कौन सी फोर्स है F2 फोर्स। बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन।
इसका भी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन गिवन है और इसका भी 20 न्यूटन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर? बेटा इन दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट। तो आप यहां से ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इट मीन्स 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 20 400 कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है बेटा 400 800 1200 का आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसका रूट निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1200, इसको आप क्या लिख सकते हो 400 इंटू 3, तो यहाँ से 400 का रूट 20√3 न्यूटन फोर्स, ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बेटा हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम ये मान लेते हैं ये अल्फा है और यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। tan अल्फा कैसे निकालोगे? निकालोगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी क्या है बेटा 20 साइन थीटा इट मीन्स साइन 60 वैल्यू √3/2 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए कितना है 20 प्लस बी 20 कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू 1/2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो 40, ये हो गया। यहाँ पे आप 10 कर लेना 10। अब बच्चों इसको देखो, ये आ गया आपका 10√3 और यहाँ पे आया 20 प्लस 10 30, इससे ये कट हुआ, इट मीन्स आपका tan अल्फा इज इक्वल टू √3/3। इसको आप क्या लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, भाई 3 में क्या है √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि tan 1/√3 की वैल्यू क्या होती है tan 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज आप नोट कर लो, नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए और लिखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल या टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड bisect the angle between them, bisect the angle between them। बच्चों इसका मतलब यही होगा कि जो पर्टिकुलर कंडीशन में अगर दो इक्वल वेक्टर दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस एंगल को बाइसेक्ट करके आएगा। मतलब ये 60 डिग्री था तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किस पे लगा 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देख लीजिएगा, दिख रहा है, कर लोगे, चलो ठीक है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए और इसके आंसर को कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। What should be the angle between them? उनके बीच का एंगल क्या होगा if the magnitude of the resultant is, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट हुआ तो एंगल क्या होगा, 5 यूनिट हुआ तो एंगल क्या होगा और 7 यूनिट हुआ तो एंगल क्या होगा। तो पढ़ते रहिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।